गुड मॉर्निंग। भारतीय उदारवादी विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सबसे अग्रणी है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की गतिविधियों के संबंध में गोखले का बाल गंगाधर तिलक और आगरेकर से संपर्क हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले बेसिकली तिलक से प्रभावित होकर के इस सोसाइटी में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए थे, किंतु वे तिलक के दूर से प्रशंसक बने रहे और समाज सुधार में काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हुए गोखले के दृष्टिकोण और आगरेकर में काफ़ी समानता सामने आने लगी। गोखले के शिक्षक के रूप में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से नहीं जुड़े, कालांतर में वे इसके प्रवक्ता या मुख्य प्रवक्ता भी बन गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक्चुअली में लगभग 4 बार इंग्लैंड गए और लगभग 6 माह की अवधि तक वहाँ रहे। उन्होंने इन यात्राओं के दौरान देखा कि मार्ले द्वारा घोषित जो सुधार योजनाएं थी वो काफ़ी कुछ प्रभाव डालने वाली थी, लेकिन सुधार होने के बजाय गंभीर रूप से निराश वो हो गए, क्योंकि उतनी सारी चेंजेस नहीं आए थे मार्ले मंडल सुधार से जितना वो चाहते थे या वो सोच रहे थे। उनका जो परिवार था वो बहुत ही चारित्रिक, दृढ़, आत्मसम्मान से भरा हुआ और उदार परिवार था और इन्हीं सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उन पर पड़ा और उनके जीवन पर सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट था वो था कई महान व्यक्तियों का, जिसमें तिलक और आगरेकर काफ़ी थे। दादाभाई नौरोजी थे, गणेश वेंकटेश जोशी थे, फिरोज शाह मेहता थे और गोविंद सिंह राणा थे। बेसिकली उनका कोई एक पॉलिटिकल थॉट हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन उन्होंने जीवन कर्म के क्षेत्र में ठोस धरातल को देखा और खुद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों के एक ऐसी अध्ययन शैली को जन्म दिया जिन्होंने भारत के विकास में आगे जाकर के बहुत बड़ा योगदान दिया। गोखले का ये मानना था कि हमारे ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर जो बड़ा हुआ भार है, कर का भार है, उसको सहन करने में हमारी क्षमता उल्लेखनीय रूप से कम होती जा रही है, क्योंकि प्रशासन की जो वर्तमान दशाएं हैं, उस समय जब विदेशी शासन था तो प्रशासन की जो वर्तमान दशाएं हैं उन दशाओं में प्रशासनिक व्यय और अधिक बढ़ता जा रहा था और इसके परिणाम स्वरूप भारी करारोपण की आवश्यकता पड़ रही थी और सरकार जो है उसके राजस्व के जो काफ़ी सारे स्रोत थे वो समाप्त होते चले जा रहे थे। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह थी कि बढ़ी हुई जिम्मेदारी का बोझ हम और अधिक आगे लाद कर नहीं चल सकते थे। इन सब से प्रभावित होकर के उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए ऐसे विषयों पर खर्च किए जा रहे हैं जो भारतीय जनता के कल्याण से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ऐसे विषयों की उपेक्षा की जा रही है जो कि भारतीय जनता के कल्याण और संपन्नता को सुनिश्चित कर सकते हैं, किंतु ऐसा हो नहीं रहा था। इसी वजह से गोखले ने ब्रिटेन और भारत के वित्तीय संबंधों को लेकर के एक न्यायसम्मत जो है योजना बनाने का प्रस्ताव भेजा। उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जो भी बजट प्रस्ताव सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतदान के बाद ही स्वीकार किए जाने चाहिए। यदि मतदान में किसी भी बजट प्रस्ताव को पक्ष नहीं मिलता है या बहुमत नहीं मिलता है तो उस बजट प्रस्ताव को स्वीकार ना किया जाए। उन्होंने इस बात को भी माना कि इंग्लैंड में एक नियंत्रक समिति की संगठना की जाए या गठित की जाए, जिसमें सुप्रीम काउंसिल के गैर सरकारी सदस्यों को काउंसिल के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय वित्त व्यवस्था को विषय ब्रिटिश संसद में जानकारी देने का दायित्व इस समिति को सौंप दिया जाए और समिति को इसके समक्ष प्रस्तुत सारी अपीलों पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। 1885 के अधिनियम को संशोधित करके उसमें यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि भारतीय राजस्व को वास्तविक अथवा आंशिक आक्रमण की स्थितियों को छोड़कर भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की सैनिक गतिविधियों के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। It means he was not ready to spend the money outside the boundary of India. He wants to use the money inside the boundary of India. Basically, because we were earning the money by land, we were earning the money by crop system, we were earning the money by raw material. तो जब हम खुद कमाई कर रहे हैं, जब हमारा रिसोर्स काम में आ रहा है, तो
उसका पैसा जो है वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाना चाहिए। ही जस्ट वांट टू दैट, वो ऐसा चाहते थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब व वर्मा की प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनका यह मानना था कि 670 सदस्यों वाले सदन में 6 व्यक्ति कोई नई समस्या उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं होंगे, जबकि उनकी उपस्थिति के कारण सदन को उसके समक्ष आने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों पर संवैधानिक रीति से भारतीय जनमत को जानने का अवसर प्राप्त होगा। गोखले ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि भारत के फ्रांस व पुर्तगाल के अधीन प्रदेशों को फ्रांसीसी व पुर्तगाल निधान मंडलों में प्रतिनिधित्व का अधिकार पहले से मिला हुआ था। वित्तीय मामलों के विशिष्ट ज्ञान को वाइसराय के पद पर नियुक्ति के लिए उन्होंने आवश्यक योग्यता के रूप में घोषित किया। उन्होंने ये माना कि वाइसराय के एजुकेटिव काउंसिल के किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से सौंप दिया जाना चाहिए। गोखले का ध्यान भारत में सेना पर किए जाने वाले व्यय और सैनिक व्यय के संचालन पर भी था। उन्होंने ये माना कि भारत में सेना पर किए जाने वाला जो खर्च है वह अन्य देशों की सेना पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में काफ़ी अधिक है, और ये जो कुल राजस्व का जो 35% भाग खर्च किया जा रहा है उसका उपयोग भारत में भारतवर्ष की जनता के विकास के लिए किया जाए। वी आर यूजिंग द मनी, वी आर डूइंग द वेस्ट ऑफ मनी because we are spending the 35% of the total growth of India, and we are using the money on the बेसिकली हम जिसको खर्च कर रहे थे वो उस सेना पर खर्च कर रहे थे जिसका यूज़ हमारे लिए नहीं था। उनको इस बात पर भी बड़ी आपत्ति थी कि सेना में भारतीय अधिकारियों की संख्या ब्रिटिश अधिकारियों की तुलना में काफ़ी कम है। इस कारण से भारतीय जनता पर राजस्व का भार अधिक बढ़ रहा था। साथ ही भारतीय युवकों को सेना में अधिकारियों के रूप में रोजगार के अवसर भी प्राप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जो सारी उच्च पोस्ट जो थी वो सब ब्रिटेन को दी जा रही थी और ब्रिटिश जो है वो उस सेना के उच्च पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने एक बार कहा था कि हमें जीवन पर्यंत हीनता के वातावरण में रहने का भाव और हम में से योग्यतम को भी इसी कारण झुके हुए रहने की जो बाध्यता है इस कारण से उत्पन्न की जा रही है, ताकि हम वर्तमान की व्यवस्था की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके। हैरो या ईटन के प्रत्येक छात्र द्वारा पाली जा सकने वाली इस आकांक्षा से कि वह कभी इंग्लैंड, ग्लैस्टन, नेल्सन या विलिंगटन बन सके, साथ ही इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए भी अपनी क्षमता भर पर करने के अवसरों से हमें वंचित रखा गया। वर्तमान समय में उन्होंने देखा कि हमें मानवीय उपलब्धियों के लिए शिखर पर पहुंचने की क्षमता है। हमारी जो संभावनाएं हैं ऊपर पहुंचने की वो ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दी है। हम उस नैतिक आत्मसम्मान को अनुभव कर ही नहीं सकते जो कि स्वशासित समुदाय अनुभव करता है। स्वशासित समुदाय का मतलब वो समुदाय जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है। निरंतर अनुपयोग के कारण हमारी प्रशासनिक व सैनिक प्रतिभाएं धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। बेल्वी आयोग के समक्ष गोखले की साक्ष्य ने उन्हें भारत के आर्थिक मामलों के उत्कट व्याख्याकार के रूप में प्रतिष्ठित किया और देशवासियों के उत्थान के प्रति उनकी जो गहरी निष्ठा थी उसका भी प्रमाण हमें देखने को मिला। राजनीति में नैतिक शुद्धता की प्रतिष्ठा को वो चाहते थे। गोखले की क्षमा याचना द टाइम्स ऑफ इंडिया और मैनचेस्टर गार्जियन के 4 अगस्त 1887 के प्रपत्र में प्रकाशित हुई और उन्होंने कहा कि जीवन में नैतिक आग्रह के प्रति उनकी आस्था, विनम्रता और उनकी पारदर्शी सहायता स्पष्ट है। इस क्षमा याचना के कारण गोखले को कई बार निंदा, व्यंग्योक्ति आरोपों को भी सहना पड़ा, तथापि गोखले इस नैतिक साहस के लिए उनकी व्यापक प्रशंसा में ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है और उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है। क्षमा याचना प्रकरण से गोखले की लोकप्रियता में कमी भी आई बेसिकली, किंतु उनके नैतिक व्यक्तित्व की विजय हुई और यह स्पष्ट किया गया कि सत्य की रक्षा के लिए वे अलोकप्रियता, भावनाओं के ज्वार और दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार की प्रवाह न करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोखले ने संवैधानिक संस्थाओं के सकारात्मक उपयोग के लिए क्या हमें विचार दिए हैं और जन जागृति के लिए उन्होंने किन संगठनात्मक प्रयास का प्रयोग किया है।